विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय का प्रश्न 1 और स्वाध्याय का प्रश्न 2 एक विकल्प वाला है, दूसरा एक वाक्य में उत्तर देना है। इसको मैं आपकी सुविधा के लिए समझा देता हूं इसके अंदर। बाकी हमने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक का वीडियो में सभी विषयों को, सभी पॉइंट को हमने समावेश कर लिया है, तो आप बड़े क्वेश्चन आसानी से वहां से तैयार कर सकते हैं और ये जो छोटे क्वेश्चन है उसको आप यहां से तैयार करेंगे। तो देखते हैं स्वाध्याय में। पहला प्रश्न है, मांग को असर करने वाले परिबलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपने पढ़ा कि 2 भागों में, कीमत और कीमत के अलावा। तो इसका सही विकल्प होगा B2। मांग रेखा का ढाल कैसा होता है? तो ऋण ढाल होता है। तो इसका सही विकल्प होगा A, ऋणात्मक। हल्के प्रकार की वस्तुएं अन्य किस नाम से जानी जाती हैं? तो उसका सही विकल्प होगा C, गिफन वस्तु या गिफन वस्तुएं। उसके बाद है चौथा प्रश्न, मांग की मूल्य सापेक्षता के कितने प्रकार हैं? तो हमने सीखे चैप्टर में वो 5 प्रकार हैं। तो इसका उत्तर आएगा C, 5। उसके बाद है कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध है? इसको हमने मांग के नियम में सीखा। तो मांग के नियम में हमने देखा कि मांग का नियम कहता है कि कीमत और मांग में कैसा संबंध है? व्यस्त संबंध है। फिर उसके बाद है पूरक वस्तुएं कैसी होती हैं? तो पूरक वस्तु यानी कैसी वस्तु है कि एक के बदले दूसरी वस्तु का उपयोग होना। तो पूरक वस्तु के बारे में हमने देखा था, तो वह संलग्न होती है, यानी एक के साथ दूसरी वस्तु चाहिए ही। तो इसका मतलब यह हुआ। तो एक के साथ दूसरी वस्तु जब चाहिए तो उसमें क्या कहेंगे? संलग्न वस्तु कहेंगे। तो इसका सही विकल्प आपका आएगा संलग्न। फिर आता है प्रश्न 7, मांग में विस्तार मांग में विस्तार मांग रेखा पर किस ओर देखने को मिलता है? तो आपने देखा उसके अंदर मांग रेखा में, तो B, नीचे। तो नीचे की ओर आपको जो होगा विस्तार, वो वृद्धि बताएगा, विस्तार बताएगा। 8वां है, नीचे दिए गए विषय में किसका संबंध मांग के साथ नहीं है? तो देखिए, निश्चित समय भी है, निश्चित कीमत भी है, और उसके बाद ग्राहक है और पूर्ति भी है। खाली क्या नहीं है? ग्राहक। तो यहाँ पर ग्राहक जो है वो किससे संबंध में नहीं है? तो ये मांग के साथ इसका संबंध नहीं है कि नीचे दर्शाए गए विषय में, यहाँ पर विषय शब्द देखिए, विषय में किसका संबंध मांग के साथ नहीं है? तो तीनों चीज होना चाहिए, समय, कीमत और पूर्ति। बराबर। तो समय, कीमत और पूर्ति होगा, और उसके बाद ग्राहक जो बचा, ये मांग के साथ सीधा संबंध इसका नहीं है। फिर आता है 9, मांग का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इसका सही विकल्प होगा B। 10 में है, वस्तु की कीमत खूब अधिक हो तो धनिक वर्ग द्वारा प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तु की मांग क्या होती है? तो बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी धारणा होती है कि वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की कीमत खरीदी जाए तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर A आएगा, इसका विकल्प वृद्धि होती है। अब आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, यह है मांग अर्थात क्या? तो यहाँ पर आपको मांग की परिभाषा बतानी है, और आपने मांग की परिभाषा आगे सीख भी लिया है। तो इसका हमने उत्तर तैयार किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहक द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा, शक्ति और तैयारी को क्या कहते हैं? वस्तु की मांग कहते हैं। इस तरह से वस्तु की मांग के अंतर्गत आपको इसके अंदर ये सारी चीजें बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिर से देखिए जरा कि निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहक द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा, शक्ति और तैयारी को वस्तु की मांग कहते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मांग की आय सापेक्षता अर्थात क्या? तो उसका उत्तर देखिए, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि व्यक्ति की आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, यानी व्यक्ति की आय और मांग दोनों में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को वस्तु की मांग की आय सापेक्षता कहते हैं। ये इसकी व्याख्या या परिभाषा हो गई। अगला प्रश्न में पूछा है कि मांग की
प्रतिमूल्य सापेक्षता अर्थात क्या? तो प्रतिमूल्य सापेक्षता अर्थात क्या? तो इसकी व्याख्या देखिए, किसी वस्तु के स्थान पर उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु की कीमत, यानी कौन सी? स्थानापन्न वस्तु कहते हैं इसको अपने। तो किसी वस्तु के स्थान पर उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मूल वस्तु की मांग में, जो मूल वस्तु अपने है, मूल वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को या प्रमाण को क्या कहेंगे? मांग की प्रतिमूल्य सापेक्षता कहते हैं। तो इसकी व्याख्या बनेगी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न हमारा है, यह मांग में विस्तार संकुचन कब संभव है? तो इसका भी हमने अध्ययन किया हुआ है पाठ के अंदर। तो जब अन्य परिबल यथावत रहें और वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तो मांग में विस्तार संकुचन संभव है। यानी कि यहाँ पर अन्य परिबल यथावत रहें, खाली कीमत में परिवर्तन होगा तो फिर विस्तार संकुचन संभव होगा। फिर आता है मांग में वृद्धि कमी कब संभव है? तो फिर इसका उल्टा कहेंगे। तो ये देखिए, वस्तु की कीमत यथावत रहे और अन्य परिबलों में परिवर्तन हो तो मांग में वृद्धि कमी संभव है। यहाँ पर कीमत यथावत या स्थिर रहेगी और अन्य परिबल सक्रिय रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम शर्ती क्यों है? इसको कंडीशनल क्यों माना गया है? तो इसका आंसर लिखा है यहाँ पर कि ऐसे प्रतिष्ठा मूल्य वाली वस्तु, जो हमने मांग का अपवाद पढ़ा था, आप ध्यान करोगे तो वो प्रतिष्ठा मूल्य वाली वस्तु, अत्यंत सस्ती वस्तु, गिफन वस्तु, ऐसी जो वस्तुएं हैं इत्यादि, इनके लिए मांग की धारणाएं परिपूर्ण होने के बाद भी, मांग की जो भी धारणा होती है अगर इसमें लागू कर दी जाए फिर भी मांग का नियम यहाँ लागू नहीं पड़ता है, यानी ये मांग के अपवाद हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मांग का नियम शर्ती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके पाठ्यपुस्तक से प्रश्न नंबर 1 वैकल्पिक और प्रश्न नंबर 2 1-2 वाक्य में उत्तर यहाँ हमने समझाया, और बाकी के बड़े प्रश्न आपको सभी वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा और आपको तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से अपना ये चैप्टर यहाँ पूरा करते हैं। नमस्कार।